हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने उस दिन चर्चा की थी फर्स्ट चैप्टर की, दो आवेशित वस्तुओं के बीच किस तरीके से वो व्यवहार करते हैं, किस तरीके से दो ऑब्जेक्ट जो चार्ज पार्टिकल होते हैं कैसा बिहेव करते हैं, उनके फोर्स में वो फोर्स को अट्रैक्शन फोर्स का अनुभव करते हैं, रिपल्सिव फोर्स का अनुभव करते हैं। इस आधार पर हमने चर्चा की थी और आपको ये भी बताया था कि विद्युत आवेश की जो खोज है वो किसने की थी, हुई थी डिस्कवर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। और किसने सबसे पहले ये महसूस किया था कि दो ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे को अट्रैक्ट भी कर सकते हैं और एक दूसरे को रिपल्सिव भी कर सकते हैं। तो आज उसी फोर्स के बारे में चर्चा करते हैं कि अगर हमारे पास दो चार्ज पार्टिकल है, दो आवेशित वस्तुएं हैं और उनके बीच की कुछ डिस्टेंस है, तो वो किस तरीके से हम उनके बीच लगने वाले फोर्स की परिकल्पना कर सकते हैं या उस फोर्स को हम ज्ञात कर सकते हैं, वो कितना हो सकता है। तो इस बात की चर्चा हम करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले साइंटिस्ट कोलम्ब हुए हैं जिन्होंने सबसे पहले इस फोर्स के कैलकुलेशन करके समझाया था कि ये फोर्स कितना हो सकता है। आइए हम भी जानने की कोशिश करते हैं और मुझे उम्मीद है कि आप आज पूरी ऊर्जा के साथ अपने पाठ्यक्रम सीखने के लिए आए होंगे। जो अगला टॉपिक स्टार्ट होने वाला है कोलम्ब। तो पिछड़ा काल कराने से पहले हम ये आपको जानने की कोशिश करते हैं कि कूलाम का जो नियम होता है, आवेश का जो नियम है, वो आवेश का मात्रक कूलाम है और आवेश दो टाइप का होता है, एक धनात्मक और एक ऋणात्मक। और इसी आधार पर इनके बीच में जो कार्य करने वाला फोर्स होता है वो भी दो टाइप का होता है। दिस फोर्स इज ऑफ टू टाइप्स। अब चर्चा करते हैं कि कोलम्ब साइंटिस्ट जो हुए हैं उन्होंने इस लगने वाले फोर्स के ऊपर क्या डिस्कशन किया था और किस तरीके से इसको समझाया था, हम भी आपको समझाने की कोशिश करते हैं। कोलम्ब्स लॉ, इस नियम के अनुसार दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच कार्य करने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात जो आवेश होंगे उनका गुणनफल लेना है और फिर उनकी मात्रा निकालनी। मात्रा कैसे निकालते हैं बच्चों, जरा एक मिनट इधर ध्यान दीजिए। सपोज कीजिए पहला आवेश 2 कूलम में, दूसरा -3 कूलम में। तो जब इनकी गुणनफल करते हैं तो 2 गुणा -3 करेंगे, एक धनात्मक पूर्णांक है दूसरा ऋणात्मक पूर्णांक है। तो इस वजह से इनका गुणनफल बच्चों कितना आएगा, -6। तो मात्राओं का मतलब ये होता है कि हमें इनका मोड लेना है, इनके निरपेक्ष वैल्यू निकालने ताकि गुणनफल हमें प्राप्त हो जाए कि वो कितना है, वो 6 कूलम है। तो ये है मीनिंग इसका। मात्राओं के गुणनफल का मतलब ये है कि अगर उनकी गुणा करके निगेटिव भी आ जाए तो फोर्स को कैलकुलेट करते समय उसको हमें पॉजिटिव ही लेना है। तो समझ गए होंगे इनकी मात्राओं के गुणनफल का परिमाण का मतलब ये होता है। अब जरा आगे चर्चा करते हैं। जैसे कि उन्होंने बताया कि मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, इसको फर्स्ट नंबर देते हैं, और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। अब इसका मीनिंग क्या हुआ कि मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, इसका मीनिंग ये होता है बच्चों कि इनकी गुणा करते हैं फिर उनका परिमाण निकालते हैं, तो वो जितना अधिक आएगा तो फोर्स भी उतना ही अधिक लगेगा। और अगर बीच की डिस्टेंस अधिक होगी तो फोर्स कम लगेगा, और अगर वो बीच की डिस्टेंस कम होगी तो फोर्स अधिक लगेगा। ये व्युत्क्रमानुपाती का मीनिंग होता है, ठीक है ना। ऐसे हमारे जीवन में भी ऐसे एग्जाम्पल्स आते हैं। सपोज कीजिए आप किसी मार्केट में जाते हैं, पेन खरीदते हैं, आपको पता है एक पेन 5 रुपए का, तो 2 कितने के होंगे बच्चों, 10 के, 3 कितने के होंगे, 15 के, 4 कितने के होंगे, 20 के। तो इस बात को हम क्या बोलते हैं, अनुक्रमानुपाती संबंध या अनुलोम संबंध। अनुलोम का मतलब ये होता है कि अगर एक वस्तु बढ़ती है तो दूसरी वस्तु भी बढ़ेगी, ये अनुक्रमानुपाती संबंध होता है, ठीक है ना। और व्युत्क्रमानुपाती संबंध यानी इनवर्स रिलेशन क्या होता है। सपोज कीजिए हम मजदूरों को लेकर ईंट ढुलवाने का काम करते हैं, 10,000 ईंट को 10 मजदूर 10 दिन में ढोते हैं। अगर हमें मजदूर 20 बढ़ा दिए या हमने 20 लगा दिए उस दिन लेबर, तो फिर क्या होगा, वो 5 दिन में ढो देंगे। तो इसका मीनिंग क्या होगा कि अगर हमने एक संख्या बढ़ाई है तो दूसरी घट रही है। तो इस संबंध को बोलते हैं बच्चों व्युत्क्रम संबंध यानी व्युत्क्रमानुपाती। तो समझ गए होंगे आप अनुक्रमानुपाती और व्युत्क्रमानुपाती का संबंध, ठीक है ना। अब हम क्या करते हैं, दोनों नियमों को मैथमेटिकल फॉर्म में लिखने के लिए हम इनको मिलाते हैं। मिलाने से क्या मिलेगा, ये सिंबल एक बार लग जाएगा, Q1 Q2 का मोड अपॉन में R², क्योंकि इसकी 1 में इंटू करेंगे तो ये आ जाएगा। जहां k एक नियतांक है जिसका मान k पर आवर्तांक वाले माध्यम के लिए 1/4πε0 k तथा वायु और निर्वात के लिए इसका मान 1/4πε0 और 1/4πε0
है ना। तो इसकी चर्चा का मान तो आपने निकाल लिया। अब ये महसूस करते हैं कि इनके बीच में जो बल बताए गए हैं डेफिनेशन में कि वो अट्रैक्शन फोर्स भी हो सकते हैं, रिपल्सिव भी, तो कैसे होंगे ये भी जानने की कोशिश करते हैं और आपको एक्सप्लेन करके समझाते हैं कि अगर दोनों चार्ज सेम नेचर के होंगे, एक ही प्रकृति के होंगे, या तो ये भी धनात्मक हो ये भी धनात्मक हो, तो उनके बीच में यदि ये चार्ज भी पॉजिटिव है ये भी, तो कौन सा फोर्स होगा बच्चों, रिपल्सिव फोर्स, हिंदी में प्रतिकर्षण बल। अगर एक चार्ज माइनस का हो दूसरा प्लस का हो तो फिर कौन सा होगा, आकर्षण, फिर वो एक दूसरे के नजदीक आने की कोशिश करते हैं। और रिपल्सिव फोर्स में यानी प्रतिकर्षण में एक दूसरे से दूर भागने की कोशिश करते हैं। तो इस तरीके से इनके बीच के जो फोर्स है उसकी नेचर को हम समझते हैं, ठीक है ना। और जैसे ये हमने यहाँ पे परिभाषा में लिखा था डेफिनेशन में, वही हमने यहाँ पे लाइन वाइज लिख दिया है कि पराविद्युतांक वाले माध्यम के लिए जो फोर्स होगा 1/4πε0 के Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर, और वायु या निर्वात के लिए k की वैल्यू 1 रखेंगे तो हमें मिलेगा 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन में r स्क्वायर, क्योंकि वायु निर्वात के लिए k की वैल्यू कितनी लिखते हैं, 1 लिखते हैं, k इक्वल टू 1 से, यहाँ पे हम लिख सकते हैं k इक्वल टू 1 से, वायु और निर्वात के लिए, वायु एयर निर्वात वैक्यूम मीडियम अगर होता है तो फिर ये करते हैं। अगर बच्चों आपको इसके न्यूमेरिकल तुरंत निकालने एग्जाम में तो लिमिट टाइम होता है न्यूमेरिकल निकालने का, तो अगर आप भी एग्जाम में न्यूमेरिकल्स को जल्दी सोल्व करना चाहते हैं तो फिर इस पूरे की वैल्यू आप ये यूज करेंगे, और इसका मात्रक ये होगा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। एप्सिलॉन जीरो क्या होते हैं यहाँ पर 8.85 गुणा 10 की घात -12 कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये निर्वात की विद्युतशीलता है, परमिटिविटी ऑफ एयर और वैक्यूम। और आंतरिक प्रश्नों को हल करने के लिए इसका जो ये मान है बस ये यूज कर लो, आपका कूलम का नियम दो फोर्स के बीच में निकल जाएगा, Q1 Q2 का मॉड अपॉन r स्क्वायर। इस सूत्र का प्रयोग करने से आंतरिक प्रश्न अति शीघ्र हल हो जाता है। तो बच्चों मुझे उम्मीद है कि आज आप दो आवेशित वस्तुओं के बीच में फोर्स कैसे निकाला जाता है, वो प्रतिकर्षित होगा या आकर्षित होगा, यानी इंग्लिश में रिपल्सिव फोर्स होगा या अट्रैक्शन फोर्स होगा, ये भी आप जानकारी जो है आपको मिल गई होगी, और आपका मार्गदर्शन मेरे द्वारा समझाए गए एप्टीट्यूड से सही आया होगा, ठीक है ना। तो उम्मीद है बच्चों, तो अगली टॉपिक की चर्चा हम थोड़ी देर के बाद अगली वीडियो में करेंगे, ठीक है ना, और इसका एक न्यूमेरिकल भी आपको समझाएंगे अगली वीडियो में। तो उम्मीद है ये बेहतर रूप से आपको समझ आया होगा, और हम आपको दोबारा से इसको रिकॉल कराने की कोशिश भी करेंगे, ठीक है बच्चों। थैंक यू आज की वीडियो के लिए।